नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। मधुबनी का महमदपुर कांड पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले की दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश खुद सोमवार रात बेनीपट्टी थाने पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के साथ गोपनीय बैठक करते नजर आए। इस दौरान एसपी ने बताया कि महमदपुर मामले में फरार चल रहे सभी 25 आरोपियों के घरों में कुर्की जब्ती की जाएगी। पहले चरण में 10 आरोपियों के घरों की कुर्की के आदेश जारी हुए थे, जिसमें 2 मुख्य अभियुक्तों के घर कुर्की की कार्रवाई पूरी कर ली गई है, जबकि बाकी के घरों में भी कुर्की जब्ती शुरू हो गई है। कुर्की के अलावा आरोपियों की ओर से जितनी भी चल और अचल संपत्ति अर्जित की गई है, उन सभी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग के कर्मचारी और सीओ से जानकारी मांगी गई है। हमारी जो होगी उसके संबंध में मीटिंग करने के लिए आया हूँ और जो अग्रतर कार्रवाई हुई, अद्यतन कार्रवाई हुई है उस संबंध में और आगे हम लोग को क्या क्या करना है, किस तरह से कहाँ पर टीम को निकालना है और इसके अलावा बाकी 2 अन्य अभियुक्तों के अलावा और भी अन्य अभियुक्त जो हैं 8 लोगों पर, उस पर भी कुर्की की कार्रवाई हम लोग ने शुरू कर दी है। साथ ही साथ जो भी चल अचल संपत्ति उनके द्वारा, उन लोग जितने अभियुक्त हैं उनके द्वारा अर्जित किया गया है, उस संबंध में स्थानीय राजस्व कर्मचारी या राजस्व के सीओ के पास आवेदन दिया गया है, जिसको कल से परसों तक हम लोग प्राप्त कर लेंगे और उसको भी हम लोग अटैच करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है और कार्रवाई इस कदर की से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बेहद गंभीर और संजीदा हैं और अब ये कार्रवाई इस रफ्तार में कि कुर्की जब्ती से आगे बढ़ते हुए चल और अचल संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। 29 मार्च को 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार को हर संभव मदद के साथ ये भरोसा दिया गया कि जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और अब ये कार्रवाई कुर्की जब्ती के साथ शुरू हो चुकी है। भोजपुर में एक बार फिर से अपराधियों ने कानून को चुनौती दी है। नवादा इलाके के न्यू करमन टोला बस स्टैंड स्थित लक्ष्मी जनरल स्टोर को सोमवार की देर शाम को निशाना बनाया गया। हथियारों से लैस बदमाशों ने दुकानदार और सभी स्टाफ को बंधक बनाया और 70,000 रुपए कैश और सोने की चेन लेकर फरार हो गए। 2 लुटेरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर अब लुटेरों की तलाश में जुटी है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और अब इसी के आधार पर इन अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिशें तेज होती हुई। बिहार के हथियार तस्कर कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने की जुगत में जुट गए हैं, जो पुलिस के लिए इस वक्त परेशानी का सबब है। राजधानी पटना से लेकर मुंगेर तक धंधेबाज अपना जाल फैला चुके हैं। देखिए क्या है ये पूरा मामला। तबाही का सामान, जाम छलकाने का काम। हथियार तस्करों ने शुरू किया नया धंधा। तस्करी छोड़ छलका रही बिहार में जाम। पटना से मुंगेर तक फैला है जाल। बिहार में हथियार तस्कर अब कम खतरे में अधिक मुनाफा कमाने की राह पर चल पड़े हैं। हथियार तस्कर अब हथियार का धंधा छोड़ धीरे धीरे शराब तस्करी के धंधे में लिप्त हो रहे हैं। राजधानी पटना से लेकर मुंगेर तक तस्करों के इस बदलते ट्रेंड ने पुलिस के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने हथियार तस्करों को शिकंजे में लेना शुरू किया। पुलिस की कार्रवाई में हथियार तस्करों के पास से हथियारों के अलावा शराब की बोतलें बरामद की गईं। मुंगेर पहले हथियार तस्करी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हथियार तस्कर जो है शराब के तस्करी की तरफ मुड़ गए हैं।
क्योंकि इधर जो भी मामला पकड़ा जा रहा है शराब का, हथियार तस्कर के यहाँ छापामारी जब की जाती है तो उसके साथ साथ शराब भी बल्क रूप में मिलता है। तो इससे ये लग रहा है क्या कि शराब में ज़्यादा मुनाफा है, हथियार तस्करी में रिस्क ज़्यादा है, मुनाफा कम है। राजधानी पटना में शास्त्री नगर से लेकर दीघा तक पुलिस की कार्रवाई में इस बात का खुलासा हुआ है। दीघा में 21 फरवरी 2021 को पुलिस ने छापेमारी करते हुए हथियार तस्करों के पास से 2 पिस्टल और 39 कारतूस को जब्त किया था। साथ ही भारी मात्रा में बियर और शराब की बोतलें और पैकेट भी सैकड़ों की संख्या में जब्त किए गए थे। पुलिस को ये कामयाबी एक गिरफ्तार तस्कर के खुलासे के बाद मिली। यही नहीं, मुंगेर में भी पुलिस ने राजू यादव के घर पर छापेमारी करते हुए न केवल उसकी पत्नी रीना देवी और हथियार सप्लायर अरविंद चौधरी को गिरफ्तार किया, बल्कि छापेमारी के दौरान अंग्रेजी शराब की 15 बोतलें, निर्मित अर्धनिर्मित पिस्टल और दूसरे हथियार भी बरामद किए। पीर पहाड़ी क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर एक जगह पे रेड किया गया था जो कि राजू यादव का मकान है। तो रेड के दौरान मिनी गन फैक्ट्री का भेदन हुआ है जिसमें एक वॉइस मशीन, बैरल बनाने का सामान, लोहे का सामान जो इक्विपमेंट होती है, एक पूरा निर्मित पिस्टल, एक अर्धनिर्मित पिस्टल और 15 बॉटल दारू भी पकड़ा गया है। कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें राजू यादव, उसकी पत्नी रीना देवी और एक और अभियुक्त है जो कि उसको सप्लाई करता था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कुछ अपराधी दोनों तरफ की कार्रवाइयों में संलिप्त हो रहे हैं। हमारा अभियान जो है, जो हम एक के लिए चलाते हैं, तो उसमें हम दूसरी तरह की कैटेगरी के अपराधियों की भी गिरफ्तारी करते रहते हैं और उस पर वॉच भी रखते रहते हैं। तो हमारा अभियान हमारा किसी भी तरह के अपराधी के लिए विरुद्ध चलता रहेगा, और चाहे वह शराब की तस्करी करने वाले आर्म्स की तस्करी में संलिप्त हो रहे हों अथवा पुराने में जो है आर्म्स के करने वाले अगर शराब पीना है तो हम उन पर किसी पर भी कोई नरमी नहीं बरतेंगे, सबको गिरफ्तार करेंगे उनको। बहरहाल हथियार की तस्करी से धीरे धीरे शराब तस्करी की ओर रुख करने वाले तस्कर पुलिस के लिए अब एक नई चुनौती पेश करने लगे हैं। ऐसे में पुलिस इन तस्करों पर किस हद तक और कब तक भारी पड़ती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बेगूसराय मंडल कारा के कैदी एम्बुलेंस के ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से खलबली मच गई है। घटना नगर थाना के सुभाष चौक की है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र रजक सोमवार को एक कैदी को लेकर इलाज के लिए पटना गया हुआ था और लौटकर वापस नहीं आया। नगर थाना के टाइगर मोबाइल के जवानों ने रजक को घायल अवस्था में कैदी एम्बुलेंस में देखा, जिसके बाद उसे आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इधर कैदी एम्बुलेंस से एसिड और एक प्लास्टिक की रस्सी बरामद की गई है। वहीं परिजनों ने साजिशन हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। इधर मृतक के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर डीएम ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया और जांच कर आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर कैदी एम्बुलेंस में इस ड्राइवर की मौत के बाद अब कई सवाल खड़े होते हुए कि क्या साजिशन इस शख्स की हत्या की गई या फिर इस हत्या के पीछे कोई और वजह है। परिजनों की तरफ से हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर जब आज परिजन जो हैं वो डीएम ऑफिस पहुंचते हैं और उसके बाद न्याय की गुहार लगाई गई और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। फोन आया कि धर्मेंद्र रजक आप ही का कोई है, तो वहाँ पे यहाँ रोड पे रखा हुआ है लाश। हम बोले हमको तब भाई हमको फ़ोन किया, हम बोले ऐसा सब वो बोला हमको, तो हम बोले क्या हो पटना गए होंगे, कैदी के लेके गए होंगे, तो आ रहेंगे फिर कैदी के लेके जाना है वहाँ पर। तो उसके बाद फिर हम आए तो यहाँ देखे, यहाँ सिटी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती थे। वहाँ उस टाइम उनका सांस चल ही रहा था। मर्डर हुआ है, कोई किया है, इसमें जेल का कोई मिली भगत होगा वहाँ पे, नहीं तो फिर महिंद्रा फास्ट जो गाड़ी का फर्स्ट ओनर था वो भी हो सकता है। अब सवाल ये कि धर्मेंद्र रजक की हत्या का राज आखिर क्या है, क्योंकि जिस तरीके से परिजन आशंका जाहिर कर रहे हैं उस पर ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कि धर्मेंद्र रजक की हत्या का राज आखिर क्या है। एम्बुलेंस में एसिड और रस्सी किसने रखी थी,
क्या किसी ने हत्या की कोशिश की थी? ये तमाम सवाल इस वक्त मौजूद नजर आते हैं। तो देखिए, कैदी वाहन का ये ड्राइवर जो मरीज कैदी को लेकर के पटना रवाना हुआ था इलाज कराने के लिए, लेकिन उसकी ही मौत हो जाती है और परिजन इसके पीछे साजिशन हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। और सहयोगी संतोष कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बेगूसराय से। संतोष, परिजनों की तरफ से हंगामा भी किया गया, अंदेशा भी जाहिर किया गया, फिलहाल पुलिस की तहकीकात क्या कहती है? जी बिल्कुल ईसा, यहाँ कहा जा सकता है क्योंकि परिजनों ने सीधे सीधे हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि बाद में प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा भी हत्या की बात जो है वो मानी गई है, जो धर्मेंद्र रजक की हत्या की गई है और फिलहाल जांच चल रहा है। लेकिन अभी तक कुछ ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये इस घटना को किसने अंजाम दिया है और किस वजह से इसकी हत्या की गई है। संतोष, क्या परिजनों ने किसी के ऊपर शक शुबा जाहिर किया है? किसी से कोई रंजिश, किसी से कोई अदावत? जी बिल्कुल, परिजनों ने एक आरोप लगाया है जो धर्मेंद्र रजक के द्वारा एक गाड़ी पहले खरीदी गई थी जो उन्होंने बेच दिया, वो गाड़ी चोरी हो गई थी। इसके लिए इन्होंने थाने में मामला भी दर्ज करवाया था और परिजनों का जो आरोप है वो सच भी हो सकता है। जिसने गाड़ी की चोरी की थी उसके द्वारा भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो चूंकि ये जेल से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि कोई कैदी जो क्रिमिनल टाइप के हैं उनसे कुछ धर्मेंद्र की कोई दुश्मनी होगी या कभी कहा सुनी हुई होगी। संतोष, चूंकि एम्बुलेंस से कैदी को पटना ले जाया जा रहा था, लेकिन उस एम्बुलेंस में रस्सी का मिलना, एसिड का मिलना, ये इससे लेकर पुलिस की तहकीकात या जांच क्या कहती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से एसिड प्राप्त हुए हैं एम्बुलेंस से और प्लास्टिक की रस्सी भी मिली है, तो कहीं न कहीं ये भी शंका जाहिर की जा रही है कि धर्मेंद्र की हत्या से पहले उसको एसिड पिलाया गया था और फांसी लगाकर उसकी हत्या की गई थी। हालांकि जब टाइगर मोबाइल के जवानों ने धर्मेंद्र को देखा था उस वक्त धर्मेंद्र की सांसें चल रही थी और त्वरित कार्रवाई करते हुए जवानों ने इन्हें निजी नर्सिंग होम में भर्ती भी कराया था, जहाँ इलाज के क्रम में ही धर्मेंद्र की मौत हुई थी। लेकिन संतोष, क्या इस वक्त पोस्टमार्टम कराया जा रहा है? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है ये भी बहुत मायने रखेगा इस पूरे हत्याकांड के पीछे। जी बिल्कुल, ये हत्याकांड का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही होगा। फिलहाल पोस्टमार्टम करा लिया गया है और परिजनों को सबको सौंप दिया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में एक दो दिन का विलंब हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर धर्मेंद्र की हत्या जो है वो किस प्रकार से की गई थी और तब पुलिस तहकीकात में ये क्लियर होने की संभावना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कैदी वाहन को ले जाने वाले ड्राइवर की कैसे हत्या कर दी जाती है, ये परिजनों का आरोप है कि इसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बिहटा में अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि लोगों का राह चलना तक मुश्किल हो गया है। राह चलते लोगों को फिट रहे और फायरिंग कर दहशत फैला रहे ये लोग किस तरीके से डरा रहे हैं, वो भी थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर। देखिए क्या है ये पूरा मामला। बिहटा में बेखौफ अपराधियों का तांडव, ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत, पीट पीट कर युवक को किया लहूलुहान। राजधानी पटना से सटे बिहटा में बेखौफ अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया है, वो भी बिहटा थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों का हौसला कितना बुलंद है और खाकी का खौफ कितना कायम है। राजधानी में लोगों का राह चलना मुश्किल हो गया है। कब किसे अपराधी अपने गोली का शिकार बना ले किसी को पता नहीं। ये हम नहीं कह रहे, खून से सराबोर ये शख्स उस बात की तस्दीक कर रहा है। 4-5 लड़के थे और आए और गोली चलाने लगे, पूरा बांस से पूरा मारने लगे। क्या कुछ पहले का विवाद? पहले तो कुछ विवाद नहीं था, इसी जिम में बढ़कर हुआ था। कितने लोग संख्या अपराधी आए थे? 6। कितने राउंड गोली चली है? 2 राउंड। आपको गोली लगी थी क्या? बगल से गोली हवाई फायरिंग किया था। उसमें आप जख्मी हो गए। बाइक से 5 से 6 की संख्या में आए बदमाशों ने
डुमनिया पुल के पास इस युवक की जमकर पिटाई की, लाठी डंडे और बांस के बल्ले से पीट पीट कर इसे लहूलुहान कर दिया। पुलिस के कुछ समझने से पहले ही अपराधी वारदात को अंजाम देकर फायरिंग करते हुए मौकाए वारदात से फरार हो गए। इधर लोगों ने आनन फानन में जख्मी युवक को पीएमसीएच में भर्ती कराया। अपराधी जो थे उनको जानते हैं क्या आप? जानते हैं। क्या लोग का नाम है? सौरभ, गौरव, रंजीत, सरोज। वारदात के बाद मौके पर जब पुलिस पहुंची तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इधर घायल विकास का कहना है कि 5 की संख्या में अपराधी आए थे, जिसमें गौरव, सौरभ और रंजीत के साथ उसके साथी भी थे जिन्होंने फायरिंग की और पिटाई की। ऐसे में जरूरत है पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिलाए, ताकि इलाके में खाकी का इकबाल कायम रह सके और आम लोग सुरक्षित रहें। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। अरवल जिले के किंजर थाने में पदस्थापित महिला सिपाही मोनिका कुमारी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद मौके पर एसपी और टीएसपी खुद पहुंचे। वजहों का अभी हालांकि खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। ट्रेनिंग के बाद सिपाही के तौर पर मोनिका की अरवल में पहली पोस्टिंग थी। वो पश्चिम बंगाल के माल्टा की रहने वाली थी और अब पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी है कि आखिर किन परिस्थितियों में मोनिका ने खुदकुशी की। और वैसे में न्यूज़ 18 ये सवाल रखता है कि क्या महिला सिपाही ने आखिर खुदकुशी की तो क्यों की? क्या वो अपनी पहली पोस्टिंग से खुश नहीं थी? क्या थाने में कोई उसे प्रताड़ित कर रहा था? तो देखिए, महिला सिपाही ने खुदकुशी कर ली और इसके बाद अब कई सवाल इस वक्त फिजाओं में तैर रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में इस महिला सिपाही ने खुदकुशी की। और पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी है। सहयोगी अनिरुद्ध कुमार हमारे साथ इस वक्त अरवल से ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिरुद्ध, इस पूरे मामले को पुलिस क्या खुदकुशी के एंगल से ही जांच रही है या फिर पुलिस का दायरा तहकीकात को लेकर बढ़ता हुआ? क्योंकि यहाँ का एसपी राजीव रंजन इस मामले को खुदकुशी के ही एंगल से देख रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि कई बिंदुओं पर जांच चल रही है। मोनिका झा की हत्या का मामले का उनकी जो मोबाइल कॉल की डिटेल्स है उनसे स्पष्ट पता चलता है, लेकिन फिलहाल अभी कई बिंदुओं पर एसपी के द्वारा जांच कराया जा रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि मोनिका 2018 बैच की महिला सिपाही है जो अरवल में पदस्थापन होने के बाद उनकी मौत हो गई है। सवाल ये उठता है कि किंजर थाने में अकेली एक कमरे में सोई हुई थी, क्योंकि नियमानुसार वहाँ 1-4 की बल होता है, ये उपलब्ध होती है, उनके सुरक्षा बलों के लिए 4 सिपाही रहने की व्यवस्था थी, लेकिन आखिरकार एक कमरे में ही उसकी मौत हो गई। तो कई प्रकार के सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी, पुलिस की तहकीकात क्या कहती है? पुलिस अपनी जांच में इस वक्त क्या जानकारी जुटा पाई है? फिलहाल अभी पुलिस जो है उनकी शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद ये स्पष्ट उनकी जो पोस्टमार्टम कराया गया है और उनके परिजनों की सौंपे जाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि वो जो महिला सिपाही मोनिका झा मूलतः जो है पश्चिम बंगाल की मालदा की रहने वाली है। कब परिवार वालों से संपर्क हो पाया है? फिलहाल अभी मौके पर उनके परिजन नहीं पहुंच पाए हैं, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन कई बिंदुओं पर पुलिस स्पष्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध इस तमाम जानकारी के लिए। खबर शिवहर से, जहां माधोपुर में युवक की हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिपराही चौक को लोगों ने जाम कर दिया, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोगों ने इस पूरे प्रदर्शन के बीच यातायात को पूरी तरह से बाधित कर दिया। आपको बताते चलें कि होली के दिन माधोपुर गांव में आदित्य कुमार उर्फ टिंकू की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, बाकी के 5 आरोपी अब भी फरार हैं, जिसे लेकर लोगों की नाराजगी आज सड़कों पर सामने आई और लोगों ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। ये जो अपराध हुआ है इसकी रोकथाम के लिए हम लोग लगे हुए हैं, मतलब जो अक्यूज्ड है उसको पकड़ने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। उस केस में वारंट भी ले लिया गया है। वारंट ले लिया गया हम लोग। सर इस मामले में सर कितनी गिरफ्तारी हुई है? एक गिरफ्तारी हुई है। और सर कितने लोगों की गिरफ्तारी बाकी है? इसमें 5 अक्यूज्ड हैं, एक की गिरफ्तारी हम लोग उसी टाइम कर।
खबर कैमूर से, जहां पर यूपी के एक एनजीओ का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां 1500 बेरोजगार महिलाओं को नौकरी के नाम पर झांसा देकर उनके साथ ठगी की गई। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा, एनजीओ का सच आया सामने। 1500 महिलाओं से की ठगी। कैमूर जिले के भभुआ थाने के बाहर सैकड़ों की संख्या में खड़ी ये महिलाएं उस एनजीओ की ठगी का शिकार हुई हैं, जिसने नौकरी के नाम पर जिले के करीब 1500 बेरोजगार महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। महिलाओं का कहना है कि बाल विकास शिक्षण संस्थान की ओर से संचालित बचपन बचाओ परियोजना के तहत पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला स्तरीय शिक्षक, कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर के पद पर बहाली करने के नाम पर 5000 से लेकर 25,000 रुपए इनसे लिए गए। हम लोग के साथ नौकरी के नाम पे ठगा गया है। नौकरी देने के झांसे में हम लोग से पैसा लिया है बाल विकास शिक्षण संस्था के नाम पे। उसका नाम है राजेश सिंह और मेरे से 28,000 लिया है, किसी से 7,000 लिया है, सुपरवाइजर से 10,000 लिया है, जिला के लिए 45,000 लिया है और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का पैसा वापस करें। यूपी के एक एनजीओ ने इन्हें ये कहकर अपनी ठगी के जाल में फंसा लिया कि उन्हें बच्चों को शिक्षा देना है, इसके एवज में हर महीने पैसे दिए जाएंगे, लेकिन आज तक उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला। अब ये महिलाएं न्याय की गुहार लेकर भभुआ थाने पहुंच गई हैं। हम लोग थाना में आए हैं भभुआ और वो बोली थी कि जैसे उनको पकड़ा गया था वहाँ पर कलेक्ट्रेट के पास, दौड़ा करके नेहा मैम और कंचन को पकड़ा गया था। वो लोग यहाँ थाना पर आए तो बोले कि हम लोग 10 दिन के अंदर में पैसा दे देंगे और उसके बाद जब हम लोग उनको बोले कि मोबाइल अपना चालू किए रहिएगा, हम लोग बात करेंगे, तो अपना मोबाइल सब स्विच ऑफ कर दिए। 2 दिन पहले इन महिलाओं ने एनजीओ संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। 2 महिलाओं को पकड़कर एसपी के हवाले भी किया था, लेकिन पुलिस ने दोनों महिलाओं से बॉन्ड पेपर बनवाकर फिर उन्हें छोड़ दिया, जिसके बाद से ठगी की शिकार महिलाएं पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही हैं और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रही हैं, ताकि फिर से कोई महिला इन ठगों के शिकार न बन पाए। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। अररिया में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। अररिया के नगर थाने में ठगी के शिकार युवकों ने शिकायत दर्ज कराई। अररिया जिला में थाने में भर्ती के नाम पर युवाओं से पैसे वसूले गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इस ठगी में क्राइम एंड कंट्रोल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के इंचार्ज धनंजय झा ने 6 कैंडिडेट से 4 लाख रुपए लिए। बहाली नहीं होने पर जब युवाओं ने पैसे मांगे तो धनंजय झा ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस अब इस मामले की तहकीकात के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। ये फर्जी नौकरी के नाम पे कई यहाँ पे लूटपाट या ठगने की घटना होती रहती है, तो हम लोग जैसे आवेदन आता है उस पर एफआईआर दर्ज करके संज्ञान लेते हैं और आगे की कार्रवाई करते हैं। छानबीन के दौरान जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर चार्जशीट करके सजा दिलवाने की कार्रवाई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। होली के दिन क्यों खेली गई खून की होली? महमदपुर में कैसे लिखी गई रक्त चरित्र? कत्ल से कुर्की तक की कहानी, नरसंहार की ग्राउंड रिपोर्ट, मधुबनी कांड का सच